गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर क्लास में एबीएसटी पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग इसका चैप्टर श्रम लागत नियंत्रण लेबर कॉस्ट कंट्रोल ये पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर सेकेंड यूनिट का है चैप्टर। अभी अब तक हम जो पढ़ रहे थे मटेरियल वो फर्स्ट यूनिट का पार्ट था। हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं श्रम लागत नियंत्रण लेबर कॉस्ट कंट्रोल। अब देखो फर्स्ट क्या बोला है इसमें, लेबर उत्पादन लागत का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। इसका मतलब दूसरा महत्वपूर्ण तत्व मतलब क्या हुआ, सामग्री में क्या आ रहा था, वह है प्रथम महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये था सेकंड एलिमेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये लेबर। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट चैप्टर पढ़ना। आप मेरा फर्स्ट जो लेक्चर था इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में वो था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे चैप्टर दे रखा है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट नाम से वो चैप्टर है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इसके 4 पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3, 4। इन चारों पार्ट्स में मैंने क्या कर रखा है, इस चैप्टर को बांट रखा है। आप जब तक वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपके आगे कॉस्ट अकाउंटिंग जितना भी है वो क्लियर नहीं होगा। तो आपको कॉस्टिंग स्टार्टिंग से पढ़नी है, जब तक 1 to 1 वर्ड आपके क्लियर होते जाएंगे तो ही आप आगे वाले चैप्टर समझते जाएंगे। डायरेक्ट आप इस चैप्टर को पढ़े तो ऐसा नहीं होगा, वो आपको इतना समझ नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को पढ़े, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नाम से चैप्टर है, उसको पूरा पढ़े। 4 पार्ट्स में दिया हुआ है, पूरा पढ़े। उसके बाद में ही मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल समझ में आएगा, उसके बाद में ही लेबर कॉस्ट कंट्रोल समझ में आएगा। अदरवाइज आपको इसकी जो भी मैं बोल रही हूँ टर्मिनोलॉजीज है वो समझ ही नहीं आएगा। तो देखो अब क्या पढ़ते हैं, लागत के तत्व, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट था वो मटेरियल था, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर्स, लास्ट क्लासेस में हमने यही पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। और सेकंड अब है हमारा लेबर। लेबर दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा तत्व कौन सा है, सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है हमारा, लेबर। तो इसको पढ़ने जा रहे हैं आज हम। देखो श्रम उत्पादन लागत का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है लेबर। लेबर इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी, अगर कोई हम फिनिश गुड्स बनाते हैं उसकी जो भी लागत आती है, जैसे एक बैग है वो आपका 1000 रुपये का बन रहा है, ठीक है, तो उसमें मटेरियल तो लगा ही होगा। वो बैग मान लो आप लेदर का बना रहे हो तो लेदर लगी होगी, उसमें लेदर भी लगेगा, कपड़ा भी लगेगा, उसमें फॉर्म भी लगेगा, ये सब आपका क्या, धागा भी लगेगा, चैन वगैरह ये सब चीज़ें भी लगेगी। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, आपकी मटेरियल हो गया। लेकिन बैग को बना कौन रहा है, स्टिच कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, लेबर, एक श्रमिक, एक वर्कर कर रहा है, ठीक है। तो वर्कर के बिना वो जितना भी अपने पास मटेरियल है उससे वो बैग बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मशीन से भी बनाते हो आप तो मशीन को चलाने के लिए भी तो कोई लेबर, कोई वर्कर ही चाहिएगा। तो क्या हुआ, लेबर कॉस्ट कंट्रोल। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। और थर्ड होता है अपना एक्सपेंसेस, वो हम आगे वाले चैप्टर से पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस ये हो गया जैसे आपका लाइटिंग एक्सपेंसेस और रेंट, जो भी है आपका खर्चा प्रोडक्शन के लिए, वो सब इस वाले हेड में आएगा। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि यूट्यूब चैनल पे मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिलता है वो चैप्टर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, जो यूट्यूब चैनल पे है कमेंट सेक्शन, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट चैप्टर का लिंक सेंड कर दूंगी। जब तक वो आप नहीं पढ़ोगे आपको आगे वाले चैप्टर्स नहीं समझ आएंगे। अब देखो श्रम है, हो गया ये सेकंड इम्पॉर्टेंट वो है एलिमेंट। अब श्रम लागत कुल लागत का एक महत्वपूर्ण अंग है। बता दिया आपको कुल लागत का महत्वपूर्ण कैसे, 1000 रुपये का अगर बैग बनेगा, अगर 1000 रुपये की लागत का बैग बन रहा है तो उसमें मानते हैं 400 रुपये का तो मटेरियल आ गया होगा, 300 रुपये की लेबर लग गई होगी, 200 रुपये के जो भी है, जो भी 400 का तो अपना मटेरियल लग गया, और बचा कितना 600, 300 के हमारे लेबर लग गया होगा, 300 का हमारा एक्सपेंसेस लग गया होगा। तो इस तरह से लग गया होगा ये। तो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, जो भी 1000 रुपये की कॉस्ट है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका है, श्रम का भी होगा, लेबर कॉस्ट का भी होगा। अब इसके बाद में देखते हैं श्रम लागत पर नियंत्रण से। अगर श्रम लागत पर नियंत्रण करेंगे, श्रम लागत नियंत्रण मतलब किसी भी लागत पर नियंत्रण का वर्ड, लागत पर नियंत्रण, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी लागत कॉस्ट एक्स्ट्रा जा रही है, वेस्टेज हो रहा है, उस पर क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है। मतलब जिस फैक्टर पे, जिस एलिमेंट पे जितना खर्चा होना चाहिए ना उतना ही लगना, उससे अगर ज़्यादा लग रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है इसका। तो श्रम लागत पर नियंत्रण, श्रम लागत पर नियंत्रण करेंगे, उसके वेस्टेज को रोकेंगे, ठीक है। तो क्या होगा,
उत्पादन की कार्यकुशलता, जैसे मान लो आपके कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जब तक उनको कोई सुपरवाइज नहीं करेगा ना वो ढंग से काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक तो उनको सुपरविजन की ज़रूरत है, दूसरा उनको इंसेंटिव्स देना होगा। जैसे उनको ये बोला जाए कि अगर आप काम अच्छे से करते हो, आपको टारगेट दिया जा रहा है 8 घंटे में आपको आज 8 चेयर बनानी है, लेकिन अगर आप 10 चेयर बना देते हो तो उसके लिए आपको बोनस मिलेगा, और भी मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए उनको। तो इस केस में क्या होगा, वो लोग सब जैसे इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव मतलब कुछ ना कुछ लाभ, पारितोषिक, काम करने के बदले में, ज़्यादा अच्छा काम करने के बदले में कुछ ना कुछ उनको एक तरह से इनाम, अगर ये सब प्राइज एक तरह से ये सब देते हैं हम उनको, तो क्या होगा, उत्पादन की कार्यकुशलता, वो कार्यकुशलता से काम करेंगे, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा है कार्यक्षमता में वृद्धि, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि उनको पता होगा अच्छा काम करेंगे तो हमको प्रमोशन भी मिलेगा, हमको इंसेंटिव भी मिलेंगे, बुरा काम करेंगे तो हमको यहाँ से क्या कर देंगे, कंपनी से निकाल देंगे, फैक्ट्री से निकाल देंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, ये सब बातें संस्था में होनी चाहिए, ताकि उन पर अपना जो लेबर कॉस्ट है उस पर कंट्रोल रह सके, वो सही लागत आ सके उसकी। अगर ये ज़्यादा लागत पड़ गई तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। जैसे टोटल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, हम प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस भी फिर और बाकी लोगों से ज़्यादा आएगी। जितने भी बाकी कंपनीज हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स है जो सेल कर रहे हैं वही प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में हमारी लागत क्या ज़्यादा आएगी, लागत भी ज़्यादा आएगी, सेल प्राइस भी ज़्यादा आएगी, हमसे हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। तो इसलिए क्या है, हमको हमारी लागत पर नियंत्रण करना होता है, हमें अपना वेस्टेज रोकना होता है ताकि लाभ बढ़ सके। तो इस पे प्रोडक्शन पे कंट्रोल, इस पे कॉस्ट पे कंट्रोल से क्या होगा, उत्पादन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी, और कार्यक्षमता में वृद्धि, कैपेसिटी बढ़ेगी, और सामग्री क्षय पर नियंत्रण, जो अपना मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है, जैसे ढंग से जैसे कोई वर्कर है वो स्टूल बना रहा है, उसको पता है कि 8 घंटे काम करके जाना है मुझे, तो 8 घंटे की आज का इतना 1000 रुपीज़ मिलना है, तो अब 8 घंटे में चाहे मैं 4 चेयर बनाऊँ, चाहे 10 चेयर बनाऊँ, चाहे उसमें कुछ वेस्टेज करूँ, चेयर ख़राब भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर संस्था में ऐसे कोई प्रोविज़न ही नहीं होंगे, अगर वहाँ पे पेनल्टी के या फिर इंसेंटिव के, मतलब उनको दंड देना या उनको पारितोषिक देना, इनके अगर प्रोविज़न ही नहीं होंगे तो वो कैसे भी काम करेगा। तो क्या करेगा वो, सामग्री क्षय पर नियंत्रण, वो सामग्री क्षय मतलब मटेरियल का वेस्टेज करता रहेगा। अगर हमने ये सब किया, नियंत्रण के लिए एक उपाय अपनाए, तो क्या होगा, सामग्री क्षय पर नियंत्रण, अपना जो मटेरियल है उसका वेस्टेज भी रुक जाएगा, ऊपरी व्यय लागतों में कमी, और जो लागतें आती है ओवरहेड्स, ऊपरी व्यय लागत मतलब क्या, ये भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट चैप्टर 1 जो आप पढ़ेंगे उसमें ही आएगा। ऊपरी व्यय मतलब होता है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का जोड़ मिला के क्या आता है, ऊपरी व्यय मतलब ओवरहेड्स। ऊपरी व्यय लागतों में कमी करना संभव हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें समझ में आ गई। जिसको इंग्लिश में नोट्स लिखना है वो यहाँ से लिख लेना। लेबर इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। सेकंड है लेबर कॉस्ट, वेजेस और रेम्युनरेशन पेबल टू वर्कर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। और इसके बाद में है कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट मेक्स इट पॉसिबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, कंट्रोल ओवर मटेरियल वेस्टेज एंड रिड्यूस ओवरहेड्स। ये हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का चार्ट, जो कि आप चैप्टर 1 से आज पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे तो ही आगे समझ आएगा। इसके बाद में हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी चैप्टर से, श्रम निकासी, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है, देखो कोई भी एक संस्था है, कोई भी एक संस्था होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या होता है, श्रमिक या तो संस्था छोड़ के चले जाते हैं या उसको संस्था निकाल देती है, कैसे, रिटायर करके, रिटायरमेंट दे देती है उसको, उस श्रमिक को, उन वर्कर्स को। तो वर्कर्स को या तो खुद अपने मन से जाएंगे संस्था छोड़ के, या फिर उनको निकाल दिया जाएगा, उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, श्रम निकास मतलब लेबर चला जाता है, हमारे यहाँ से वर्कर्स संस्था छोड़ के चले जाते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी। ठीक है, एक तरह से श्रमिकों का परिवर्तन होना, मतलब चेंजेस जो भी होगा, लेबर अपने जो भी वर्कर्स में जो चेंजेस आएंगे उसी को क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी। इसको पढ़ते हैं। एक निश्चित अवधि में संस्था का त्याग करने वाले श्रमिकों की संख्या का क्या है, संस्था का त्याग करने वाली श्रमिकों की संख्या का
त्याग मतलब छोड़कर गए या तो खुद या उनको निकाल दिया। उन दोनों तरीके के श्रमिकों का कुल श्रमिकों की संख्या के अनुपात, कुल श्रमिकों की संख्या के अनुपात मतलब जितनों ने लेफ्ट किया, ठीक है ना, जो भी लेफ्ट नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो भी है वर्कर्स, इनका जो भी अपना रेशियो आएगा वो क्या होता है, श्रम निकासी कहलाता है, लेबर टर्नओवर कहलाता है। श्रमिकों की परिवर्तन दर मतलब चेंज रेट इन वर्कर्स क्या होता है, लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट होती है। श्रमिकों में परिवर्तन उनके द्वारा कारखाना छोड़कर जाने या सेवा मुक्त किए जाने पर हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, श्रमिक जो हो गए अपने वर्कर्स में चेंजेस क्यों होंगे, या तो वो क्या करेंगे, फैक्ट्री को छोड़कर जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे, या फिर उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इन केसेस में क्या होगा, लेबर है, नंबर ऑफ लेबर्स में चेंजेस आएंगे, नंबर ऑफ लेबर में भी चेंजेस आएंगे, और जो लेबर थे हमारे जितने कार्यकुशल थे वो भी चेंज हो जाएंगे, कार्यकुशल हमारे संस्था से निकल जाएंगे और अकुशल लोग को हमको भर्ती देनी पड़ेगी। तो ये है सब श्रमिकों में परिवर्तन। श्रम निकासी से संस्था की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, वह लाभ कम होते हैं। अब लेबर टर्नओवर होता है ना, उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, मतलब जो भी हमारा फिनिश गुड्स जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उन सब की कॉस्ट तो क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी और हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगी, हम इस पैराग्राफ में देखते हैं। उत्पादन लागत में वृद्धि, श्रमिकों की कार्य क्षमता में ह्रास, जैसे आपके पास 100 वर्कर्स थे, ठीक है, 100 वर्कर्स थे, वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, 40 आपके 20 को तो आपने खुद ने निकाल दिया, 20 खुद ही छोड़कर चले गए, किसी दूसरी संस्था को ज्वाइन करने, हो सकता है वहाँ पे उनको अच्छी सैलरी अच्छी वेजेस मिल रहा हो, या फिर कोई भी रीज़न हो, वो आपके यहाँ के जो भी है इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट, उससे खुश ना हो, जैसे भी है 20 तो खुद छोड़ के चले गए और 20 को आपने रिटायरमेंट दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आपके पास 100 वर्कर की जरूरत है, लेकिन है कितने, सिर्फ 60, आप 60 से ही इतना सारा काम करवाओगे तो वो कितने दिन, वो काम कितना क्या कर पाएंगे, इतना काम नहीं कर पाएंगे। एक सीज में अगर किसी को वर्क दोगे आप तो इससे उसकी कैपेसिटी कैपेसिटी उसकी कम होती जाएगी, तो उसकी क्या होगा, कार्य क्षमता में उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो और जो कैपेसिटी है उसमें कमी आती जाएगी, उसमें डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, मतलब वो काम इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, आपकी उत्पादन लागत वृद्धि होगी, क्योंकि काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इट मीन्स वो मटेरियल का वेस्टेज भी करेगा और लेबर का भी वेस्टेज होता रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। दूसरा है नए श्रमिकों की अकुशलता व उन पर प्रशिक्षण व्यय आदि के कारण होती है। दूसरा क्या हुआ, वो कुशल थे, 40 थे, वो आपके यहाँ पे संस्था में 1 साल से काम कर रहे थे, 1 साल से 6 महीने से जैसे भी काम कर रहे थे, तो वो इतना अच्छे से काम कर रहे थे, उनको सारा काम समझ आ गया था संस्था का, लेकिन अचानक से वो छोड़कर चले गए। तो अब क्या होगा, आपको उन 40 की जगह 40 नए वर्कर्स बुलाने पड़ेंगे। अब जो नए 40 वर्कर्स आएंगे उनको तो काम आता ही नहीं होगा, अकुशल होंगे, वो हो सकता है कहीं और काम भी कर रहे हो, लेकिन हो सकता है जैसे आपका क्या है, बैग मैन्युफैक्चरिंग का है फैक्ट्री में वर्क, लेकिन वो कहीं और काम कर रहे थे शूज़ मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको तो समझ नहीं आएगा आपका यहाँ का काम। तो उनको सिखाने के लिए एक तो अकुशल होंगे, दूसरा उन पर प्रशिक्षण व्यय भी होंगे। एक तो उनको 6 महीने तक उनको काम सीखना पड़ेगा, तो 6 महीने की आपको उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, वेजेस भी देनी पड़ेगी। वर्कर्स को वेजेस दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है, तो इसमें क्या है, वर्कर्स को आपको वेजेस भी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, उनके ऊपर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस भी करना, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस है उनको ट्रेन करने के लिए, वो भी आपको करना होगा। तो इससे भी क्या हुई, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी। श्रम निकासी द्वारा कुल उत्पादन मात्रा में कमी आती है। कैसे, श्रम निकासी द्वारा कुल उत्पादन मात्रा में कमी कैसे आएगी, जैसे मान लो आपका था 100 वर्कर्स थे, उतने की नीड थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, 100 की ज़रूरत थी, 100 वर्कर्स की, लेकिन 40 चले गए, 60 बचे, तो 60 क्या है, इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे ना जितना 100 कर रहे थे, तो क्या होगा, उससे आपके कुल उत्पादन मात्रा में आपका प्रोडक्शन है ना, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना प्रोडक्शन आपका था, जैसे आपको 10,000 बैग बनाना होता था, उतनी ही डिमांड थी मार्केट में, लेकिन आपके 10,000 नहीं बन पाएंगे, आपके सिर्फ 6,000 7,000 ही बन पाएंगे। तो क्या होगा, प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो आपकी कम हो जाएगी, जिससे प्रति का उत्पादन का भार बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जिस बिल्डिंग में आप 10,000 इकाइयाँ बनाते थे, उसका रेंट आप पे करते थे पर मंथ 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब आप वहाँ पे 7,000 इकाइयाँ बनाओगे, 6,000 बनाओगे, चाहे 2,000 बनाओगे, तो भी आपको उस बिल्डिंग का कितना किराया देना पड़ेगा, 10,000। अभी जैसे मान लो आपकी वहाँ पे सिर्फ पहले 10,000 इकाइयाँ बनती थी और 10,000 ही रेंट था उस बिल्डिंग का,
तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10,000 बैग्स, तो क्या होगा, हर बैग पर 1 रुपये का किराया चार्ज हो रहा था। लेकिन अगर आप उस जो है बिल्डिंग में, उस फैक्ट्री में सिर्फ 5,000 बैग बनाते हो तो 10,000 रुपीज़ ऑफ रेंट, ठीक है, रेंट का कितना हुआ 10,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5,000 बैग्स, क्योंकि 5,000 आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो अब, क्योंकि आपके वर्कर्स गए तो कितना हुआ 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 2 रुपीज़ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके एक बैग पे 2 रुपये का किराया चार्ज हो रहा है, तो आपकी लागत कितने से इंक्रीज हो गई, 1 से 2 रुपये हो गई, तो 1 रुपये का हर बैग में कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्रति इकाई उपरिव्यय का भार भी बढ़ गया, वह वस्तु की लागत अधिक होने से। अब क्या हुआ, हमारी वस्तु की लागत अधिक हो गई, 1 रुपये बढ़ गई। ये तो एक एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे मान लो आप लाइटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, अगर आपका लाइट का बिल आता है 10,000 रुपये, ठीक है, अब 10,000 रुपये आ रहा है, उसमें चाहे आप 10,000 बैग बनाओ चाहे 5,000 बनाओ, लाइट तो उतनी जलनी है ना, लाइट्स वगैरह तो उतनी ही यूज़ आनी है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो ये वाला है। तो ऐसे करके धीरे धीरे एक्सपेंसेस का इसी तरह से रेशियो बढ़ता जाएगा, और उन्हीं 5,000 यूनिट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उन्हीं पे हमको इनकर करना पड़ेगा, उन्हीं पे हमको ऐड करना पड़ेगा उसी कॉस्ट में। तो इससे क्या होगा, वस्तु की लागत बढ़ जाएगी, और वस्तु की लागत जैसे ही अधिक हो गई तो क्या होगा, हमको उस पर कॉस्ट पे एक प्रॉफिट परसेंटेज करके सेल करना होता है हमको। तो प्रॉफिट हमने कुछ जोड़ा और उसको फिर हमने विक्रय मूल्य कैलकुलेट किया, तो वो भी हमारा ज़्यादा आ गया, ठीक है। और अगर हम प्रॉफिट पे भी नहीं सेल करते, सिर्फ लागत पे सेल करते हैं, तो हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इतनी मेहनत का कोई है ही नहीं मतलब, तो हमको एक प्रॉफिट तो ऐड करके बेचना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में सेल करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, बाकी लोगों का वो सामान, वो बैग बन रहा था 1,000 रुपये में, हमारा क्या हुआ 1,020 रुपये में बन रहा है, ठीक है, 1,020 रुपये में बन रहा है, और बाकी लोग बेच रहे हैं उसको 1,050 में, हम बेच रहे हैं उसको 1,070 में। तो इससे क्या होगा, लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लोग उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि उनका 20 रुपये सस्ता है। तो मार्केट में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, और हमारा वहाँ पे टिकना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनी, इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी थी, वो सब 1,050 1,040 में सेल कर रही है, लेकिन हमारा सबसे महंगा जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हम इस कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे, और इससे हमको कस्टमर्स का भी लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस भी होगा। तो इसलिए बता रखा है कि श्रम निकासी कितनी खतरनाक है एक संस्था के लिए। अब श्रम निकासी की गणना करना, श्रम निकासी की गणना कैसे करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। यह है श्रम निकासी की गणना करना, मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मेजरमेंट कैसे है, इसकी प्रमुख रीतियाँ निम्न प्रकार है। कुछ इसमें इसकी कुछ रीतियाँ, कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, वो इस तरह से हैं। जिनको ये नोट्स हिंदी में समझ नहीं आ रहे, उसके लिए मैंने इंग्लिश में नोट्स लिखे हुए हैं, वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगी, ये वाले नोट्स पे व्हाट्सअप करूंगी आज वाले, और साथ में इसके इंग्लिश नोट्स भी, इस पैराग्राफ के, वो भी मैं सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से रीड कर लेना। आप यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, नोट्स में वहाँ कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपना जो स्टडी ग्रुप है वहाँ। श्रम निकासी की गणना करना, मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, इसको मेजरमेंट कैसे करना है, देखो इसमें 3 मेथड्स दिए हुए अपने। फर्स्ट है पृथक्कीकरण दर रीति, सेपरेशन रेट मेथड, ठीक है, सेपरेशन रेट मेथड। सेकंड है अपना प्रतिस्थापन दर रीति, रिप्लेसमेंट रेट मेथड। थर्ड है अपना प्रवाह दर रीति, फ्लक्स रेट मेथड। अब इसको पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पढ़ते हैं हम पृथक्कीकरण दर रीति, सेपरेशन रेट मेथड। इसमें देखो क्या है, इसमें ये है कि जितने भी हमारे जो भी हमारे वर्कर्स थे, वो एक निश्चित ड्यूरेशन, मतलब ये होगा एक सर्टेन ड्यूरेशन होगा, एक निश्चित अवधि होगी, वो अवधि हमारी त्रैमासिक, हाफ ईयर या फिर ईयरली, मतलब वार्षिक, 6 महीने की वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक मतलब मंथली, कोई भी अवधि हो सकती है। एक सर्टेन पीरियड होना चाहिए, उस पीरियड में, एक सर्टेन पीरियड में आपकी संस्था से कितने वर्कर्स काम छोड़ के गए हैं। तो क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, मतलब एक निश्चित अवधि के दौरान संस्था छोड़े गए मजदूरों की संख्या या श्रमिकों की संख्या, संस्था छोड़कर गए, ठीक है, इसको छोड़कर गए लिखना आप, छोड़कर गए
मजदूरों की या श्रमिकों की मजदूर श्रमिक एक ही बात है। श्रमिकों की संख्या डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब इस निश्चित अवधि में मजदूरों की औसत संख्या या श्रमिकों की औसत संख्या। देखो ये कैसे होगा, जैसे आपने एक साल के मजदूरों, एक साल की अवधि के लिए निकाल रहे हो, अगर ये इसके एक साल की अवधि के लिए कैलकुलेट कर रहे हो रेट, तो क्या होगा, एक साल में आपके कितने लोगों ने जॉब छोड़ी है, तो यहाँ पे आया मान लो 50 लोगों ने जॉब छोड़ी है, और आपको क्या करना होगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे आपका 1 जनवरी को आपके वर्कर्स कितने थे, 100, ठीक है, और 31 दिसंबर को आपके कितने वर्कर्स है संस्था में, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लेंगे हम किसका, वर्कर्स का। ओपनिंग हमारे 100 थे और क्लोजिंग मतलब साल के एंड में वो आपके कितने बचे, 500 बचे, ठीक है, 500 है, तो 100 ओपनिंग, 100 तो क्या एवरेज कैसे निकलता है आपका, एवरेज का पता है ना, एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, हर चीज़ का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो मान लो ओपनिंग अपने पास है कितना, ओपनिंग अपने पास था 100 वर्कर्स है साल के शुरू में, और क्लोजिंग कितना है 500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 300 क्या हो गया आपके पास, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए। तो 300 तो ये आ गए, और आपके कितने वर्कर्स ने काम छोड़ा, 50 ने, 50 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ठीक है। तो जो भी आएगी परसेंटेज वो यहाँ पे हम रेट में शो कर देंगे। ये आपका है, ये फॉर्मूला है, दोनों सेम ही है, बस इंग्लिश में लिखा है हिंदी में लिखा है, आप इसको देख लेना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना एवरेज कैसे निकलता है, अगर किसी को नहीं पता तो देखना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 100 प्लस ये 500 क्या, ये ओपनिंग बैलेंस था उसका वर्कर्स का, क्लोजिंग बैलेंस था, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 2 से भाग दे दिया। ये थी अपनी पृथकीकरण रीति। सेकंड हम पढ़ते हैं अब इसमें, नेक्स्ट है अपना प्रतिस्थापन दर रीति।